अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन हम कह सकते हैं कि रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई। वीक का थर्ड डे है। यहां पर एक मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो काफ़ी हद तक अब वेट एंड सी की पोजीशन में भी दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल अगर हम कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें जो पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन की मुश्तरका जो है वो ताउन से इनकाद किया गया उसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका मैसेज भी किया पूरी दुनिया को। इसमें जो एक प्लेज अमाउंट भी हमारे सामने आया वो भी काफ़ी हेल्दी है, $10.57 बिलियन। और साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारी जो एक हालात हैं मुल्क के, जिसमें एक क्लाइमेट डैमेज का जो एक इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था, उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। पाकिस्तान हाफ ऑफ दी हम कह सकते हैं कि काम कर चुका है और आधा काम बाकी है। उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी मदद दरकार थी और ऑब्वियसली इस चीज़ को सबने मद्देनज़र रखा, मदद भी की। साथ साथ ये भी देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार को भी उठाना है। दुनिया के अंदर रिसेशन आया, फिर उसके बाद पहले कोविड की सूरत हाल थी, चैलेंजेस बैक टू बैक आया, और फिर जो क्लाइमेट चेंज था वो सिर्फ ओनली वन एंड ओनली हम कह सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो ये बड़ी एक हम कह सकते हैं सेंसिटिव सिचुएशन थी जिसको सबने समझा। और साथ साथ अगर हम बात करें कारोबार के हवाले से तो पाकिस्तान में येस ज़रूरत है, ऑब्वियसली इकोनॉमी को उठाना है और बढ़ाने के लिए अब जितना ज़्यादा इसके इनिशिएटिव या मेजर्स लिए जाएँ उतना कम होगा। गवर्नमेंट की जानिब से पॉलिसीज़ दी जा रही हैं, रोड मैप दिया जा रहा है, इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। डिफ़ॉल्ट के खतरात नहीं है, लेकिन हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना है। साथ साथ एज अ नेशन हमें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है कि रूमर्स पास ऑन नहीं करने, अपने आप को चेक एंड बैलेंस पे रखना है। इकोनॉमी को बिल्कुल सीधा करने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को भी सीधा करें। सो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, फिर प्रोग्राम के मज़ीद जो है वो सेगमेंट्स डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,801.5 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 40,988.28, लोअर वाज 40,597.35। यू हैव सीन दैट कि जो ओपन हुई मार्केट उसके बाद इंट्राडे हाई भी बना और लो भी बना। मार्केट ने रिकवर भी किया और क्लोजर हुआ 40,758.2 का, यानी कि एक रेंज बाउंड सिचुएशन, 43.31 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 189.37 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में डिक्लाइंस हैं 24.84 मिलियन शेयर्स के। वैल्यू इज गुड 6.98 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन स्क्रिपिंग इन रेड टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.04 के डिक्लाइन के साथ। 2.29 पे क्लोजर, 20.46 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पीपीएल सेकंड स्पॉट पे, अगेन पीपीएल थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जिसमें देखा जा रहा है वॉल्यूम लीडर्स में 3.89 का इजाफा। 82.12 पे क्लोजर, 17.77 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली एसएसजीसी 0.67 का गेन, 11.31 पे क्लोजर, 15.14 का कारोबार रहा। आज के दिन हम कह सकते हैं एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट इन दी वॉल्यूम लीडर्स देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं और दूसरा ये कि ऑल टीयर्स जो है वो सामने आए, ये स्पेसिफिक थर्ड टीयर स्क्रिप्ट्स में नहीं है। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे आईएमएफ के कंडीशंस के हवाले से। ऑब्वियसली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो चल रही है उसके अंदर क्या खुसूसियात सामने आई हैं, जेनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इम्पैक्ट्स आए हैं। साथ साथ अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के हवाले से, इन्वेस्टमेंट जो $10 बिलियन की रिफाइनरी के अंदर ऑलरेडी वो अनाउंसमेंट कर चुके थे, उसके अंदर फर्दर जो एक डेफर्ड अमाउंट के ऊपर हमें ऑयल मिल रहा था और खासकर जो हमारे पास बैंक डिपॉजिट था $3 बिलियन का, उसको उन्होंने बढ़ा के $5 बिलियन किया है। क्या क्या उस खबरें मौजूद हैं मार्केट के अंदर, और जो ये न्यूज़ है उससे मार्केट ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कल भी किया, आज भी हम देख रहे हैं रेंज बाउंड सिचुएशन है, बट समहाउ मार्केट परफॉर्म कर रही है, रियल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सो इकोनॉमी के अंदर क्या क्या खबरें हैं और क्या क्या मजीद जो है वो सूरत हाल अच्छी आ रही है, आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। जुबैर तुफैल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई को, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद है रेहान जाफरी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जुबैर साहब आपसे। जुबैर साहब, बड़ी अच्छी न्यूज़ इस वीक के आगाज़ से ही बताई जा रही हैं। जेनेवा कॉन्फ्रेंस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की सऊदी अरब आमद, और फिर उसके बाद उसमें एक अच्छा सा बातें की गई गवर्नमेंट के हवाले से, न्यू पॉलिसीज़, रोड मैप्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इकोनॉमी किस ट्रैक पे अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इकॉनमी जो है वो तो दबाव का शिकार है और हुकूमत जो है पूरी कोशिश कर रही है, और इस दबाव के अंदर सैलाब का भी बहुत बड़ा हाथ था। सैलाब ने पाकिस्तान को, मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया
और इसी के ऊपर जो है यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो थे वो कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान आए थे और उन्होंने सारी सूरत हाल को देखा और जाके फिर यूएन के अंदर उन्होंने कहा कि ये तमाम अक़वाम की जिम्मेदारी है कि मिल के पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें, क्योंकि ये जो भी क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से पाकिस्तान में इस तरह का सैलाब आया है और इतनी तबाही हुई है। तो उनका रोल मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था। उन्होंने यूएन में पाकिस्तान के कॉज को हाईलाइट किया और फिर उसके बाद ये तय पाया कि जनवरी के अंदर जो है ये कॉन्फ्रेंस, एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में रखी जाएगी। तो रखी गई, वो रखी गई। उसके अंदर जो है हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलात बयान की और साथ साथ सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने भी जो है हमारे साथ ताउन किया और उसके नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान को तकरीबन $10 बिलियन के प्लेजेस हुए जो इस मुश्किलात से निकलने के लिए हैं। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ऐसे कैश प्लेजेस नहीं हैं, ये जो हैं जो आपके हाथ में दे दिए गए हों, राइट। और ये अगर आएंगे भी तो ये एक स्पेसिफिक जगह पे इस्तेमाल होंगे। ये नहीं होगा कि आप की जो माशी मुश्किलात है उसको सॉल्व करने के लिए पे किए जाएंगे। लेकिन जुबैर साहब समहाउ जो इन्वेस्टमेंट है वो तो पाकिस्तान में ही आएगी और जब पाकिस्तान में आएगी, कंस्ट्रक्शन के काम में आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को ही काम मिलेगा ना। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ऐसा है जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जो भी फंडिंग प्लेज है वो $4 बिलियन 4.2, तो वो भी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि फ़ौरन देंगे। उन्होंने कहा वो 3 साल के अंदर देंगे, ग्रेजुअली हर साल के अंदर देंगे। और दूसरी बात आपने सही कहा कि ये जो पैसे हैं ये आएंगे तो फ़ौरन करेंसी में, और इसको जहाँ पाकिस्तान में ख़र्च किया जाएगा वो रुपीज़ में ख़र्च होगा। तो आपको किसी न किसी तरह इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा होगा कि आपके डॉलर अकाउंट के अंदर ये पैसे आएंगे। आपने खर्च करना है, आप लोकल रुपीज़ के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके अंदर घरों की कंस्ट्रक्शन है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब रुपये में खर्च होगा। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी ये एक सपोर्ट होगी। और दूसरा उसके बाद ये है कि आपने बीच में नाम लिया कि आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए थे, तो यकीनन आपको पता है कि पाकिस्तान की अफवाज का सऊदी अरब के साथ बहुत करीबी, सऊदी अरब और चाइना के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है। तो जो भी कोई नया आर्मी चीफ आता है वो ज़रूर वहाँ सबसे पहले वहीं जाता है। और इसी तरह हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने भी जो है वहाँ उनका दौरा किया और उनको सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छी तरह उनका इस्तकबाल किया। उनके जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो उनसे मिले, उनके डिफेंस मिनिस्टर मिले और उन्होंने प्लेजेस भी किए। प्लेजेस में ये कहा कि ठीक है, जो पहले एक $10 बिलियन की बात हुई थी उस पर फर्दर प्रोग्रेस नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से जो भी मिनिस्ट्री थी उससे कहा कि भाई इसके ऊपर तेज़ी से अमल दरामद किया जाए। जो $10 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने हैं इस पर तेज़ी से अमल दरामद करें। और दूसरा ये भी बात हुई कि जो डिपॉजिट दिया गया 3 बिलियन का वो रोल ओवर तो हो गया, लेकिन उसके साथ ये भी बात हुई कि उसको 3 से बढ़ा के $5 बिलियन तक किया जाए। वो अगर हो जाता है तो हमारे लिए, हुकूमत के लिए एक आसानी का बायस होगा। राइट ये और ये न्यूज़ आते ही मार्केट के अंदर भी बड़ा अच्छा एक वेलकमिंग नोट देखा गया है। जाफरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिए। IMF हमेशा देखता है कि पाकिस्तान का क्या जो है वो कंडीशंस कैसे फुलफिल कर रहा है। अभी भी IMF ने देखा, अपनी डिक्टेशन भी दी, फर्दर उसने टैक्सेस लगाने का भी कहा, टैरिफ्स बढ़ाने का भी कहा। अब जबकि सूरत हाल ये देखी जा रही है कि जेनेवा में कॉन्फ्रेंस है, जो हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि जेनेवा में कॉन्फ्रेंस है, सब देख रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस वो खुद से आए भी पाकिस्तान, उन्होंने भी देखा और उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा था वो सबको बताया, क्योंकि बोलते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, तो उन्होंने खुद देखा था तो इस वजह से जाके उन्होंने सबको बताया और सबने इस बात को बहुत ज़्यादा बिलीव किया। आप समझते हैं IMF को भी चाहिए था थोड़ा सा वेव ऑफ करता, थोड़ा सा लीनियंसी करते, क्योंकि साइडलाइंस में फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, इसहाक डार साहब की मुलाकात भी हुई है IMF से। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया नताशा इस प्रोग्राम में बुलाने का। पहले भी मैं आया था और बहुत सारी बातें हुई थी और ज़ाहिर ये जेनेवा स्पेसिफिक चीज़ें से डिस्कशन हो रहा है। जैसे जुबैर साहब ने कहा भी कि जो भी फंडिंग आएगी ज़ाहिर है कि वो फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न फॉर सम स्पेसिफिक सेक्टर आएगी, तो वहाँ पे ज़ाहिर सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट है, बात है, और वो आएगी भी ट्रेंच के हिसाब से कि एकदम से नहीं आएगी, फंडिंग किस्तों में आएगी। तो बहरहाल ये तो एक खुशाइन बात है कि ज़ाहिर है कि जो भी यहाँ पे बात ये है कि डोनर जो भी है वो अपने कंडीशंस तो कुछ ना कुछ लगा के ज़ाहिर भेजता है चीज़ें और पैसे फंडिंग जब देता है और एक्सपेक्ट भी करता है कि जो कंडीशन है उसको फुलफिल किया जाए।
लेकिन इशू यहाँ पर यह आता है कि देखिए पहले भी यहाँ पर यह हुआ है पाकिस्तान में कि जब भी फंडिंग बाहर से आई है तो उसको मैं समझता हूँ कि अगर इंटरनेशनल डोनर उसको खुद मॉनिटर करें ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि जब भी फंडिंग यहाँ आती है ना तो वो बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है और बहुत जगहों पे नहीं होती, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि जैसे जुबैर साहब ने कहा कि जी कन्वर्जन होगा और आप पाक रुपये इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर है उसमें भी आपको बेनिफिट है, यकीनन बेनिफिट है। मगर मेरा पॉइंट सिर्फ एक यही है कि जो जिस पर्पस के लिए फंडिंग आ रही है एक चाहिए कि उस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो और प्रॉपर इस्तेमाल हो। टेक पॉइंट टेकन सर, ये तो होगा ही ऑब्वियसली, और इसको प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद देखेंगे और साथ साथ एक चेक एंड बैलेंस टीम भी इसको प्रॉपर्ली देखेगी। आप इसके ऊपर बताइए कि आईएमएफ के जो टैरिफ इंक्रीज की पॉलिसी होती है, टैक्सेशन सिस्टम बढ़ाने की बात होती है, तो उन्हीं टैक्स पेयर्स को बार बार क्यों यूज़ किया जाता है, स्क्वीज़ किया जाता है, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे। नेक्स्ट टैक्स पेयर्स बढ़ाने का क्या तरीका है? और ये कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप न्यू टैक्स बेस जो है वो इतना कोई मुश्किल काम है। देखिए उसमें ये है, मैं आपको बताऊं कि मैं यानी रेगुलरली मुख्तलिफ चैनल्स पे आता रहा हूँ, आपके पास भी आया हूँ, और यानी 16 में मैं प्रेसिडेंट था, 2022 में प्रेसिडेंट हूँ, 5 साल तकरीबन मुझे इस टेन्योर में हो गए, ये गुजरा है वक्त। और मैं पहले भी 16 में भी यही बात कर रहा था और आज 22 में भी ये बात कर रहा हूँ कि आप जो है नॉन फाइलर को टैप क्यों नहीं करते। ठीक है, नॉन फाइलर आपके यहाँ एक तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि हु इज़ अ फाइलर एंड हु इज़ अ नॉन फाइलर। एवरीबडी हु इज़ नॉट फाइलिंग द रिटर्न इज अ नॉन फाइलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उसकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है कि नॉन फाइलर को फाइलर सजेशन भी हो तो उसका एक सोल्यूशन भी बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपके पास जब ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था आज से 5-6 साल पहले नॉन फाइलर और फाइलर का, आपके पास ये उन्होंने कहा ये कि ठीक है जी नॉन फाइलर जहाँ है तो उसका रेट आपने टैक्सेशन का विदहोल्डिंग का रेट डबल कर दिया। जहाँ पे आपको बैंक इंटरेस्ट पे 10% कटता था वहाँ 20% कट रहा है, जहाँ 15% कटता था वहाँ 30% कट रहा है। तो नॉन फाइलर का जहाँ तक डेटा का ताल्लुक है वो तो डिपार्टमेंट के पास मौजूद है और आज से नहीं बहुत अरसे से है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, नथिंग एल्स। ये कहते हैं विल टू डू की बात है। आज अगर ये हमारे यानी जुबैर साहब मेरा ख्याल है पता नहीं 50 साल टैक्स दे रहे होंगे, मैं भी तकरीबन 30 साल से टैक्स दे रहा हूँ, इसी तरह और हमारे फाइलर्स हैं जो रेगुलर टैक्स कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स हैं। मेरा पॉइंट कहने का ये है कि आप इनको थोड़े अरसे के लिए क्यों नहीं छोड़ देते। छोड़ने से मेरी मुराद है कि कम से कम इन पर थोड़ा सा आप ख्याल करें और नॉन फाइलर की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। जितनी भी यहाँ से कराची से लेकर पेशावर तक की आपकी टैक्स मशीनरी है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनको आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पर लगा दें। आप उनसे कहें कि जी आप मैं FBR से सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि पिछले साल आपने कौन से ऐसे टैक्स पेयर्स इनको टैप करके फाइलर बनाया है। खुद बने हो तो बने हो, कोई यानी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फाइलर नहीं बना कि हाँ जी उसको नोटिस गया हो कि आप नॉन फाइलर हैं हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। हमारे पास साल बिल्कुल नहीं है ही नहीं ना। बात ये है कि देखिए ये प्योरली एक फुकदान है इम्प्लीमेंटेशन का। जब आप बजट लाते हैं तो आपको टैक्स ऑब्वियसली टैक्स पेयर्स को भी बढ़ाना है और टैक्सेशन सिस्टम को भी बढ़ाना है, तो आप वही टैक्स जो है पेयर्स से उन्हीं से फर्दर टैक्स आयद करके और ले लेते हैं या फिर इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। अब देखिए इस दफ़ा ये हुआ कि जब बजट आया था, फाइनेंस एक्ट आया था, तो उसमें इन्होंने 3 सेक्शन इंट्रोड्यूस किए। एक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल वैल्यू टैक्स जो आपके लोकल एसेट्स पे है, जिसको 7E सेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, जो आपके यहाँ फॉरेन एसेट है विद सम एग्जेम्पशंस। उसके अलावा जो बनता 25 मिलियन से अगर ऊपर के हैं तो वो आपने 1% टैक्स देना है। इसी तरह फिर एक सेक्शन लेकर आए 4C जो सुपर टैक्स के बंद में था। उसमें ये था कि जनाब किसी भी टैक्स पेयर की अगर 150 मिलियन से ऊपर की इनकम है तो उसको उन्होंने टैक्स कर दिया। तीसरा सेक्शन लेकर आए थे ये जो CVT लेकर आए थे फॉरेन एसेट्स पे, कि फॉरेन एसेट्स अगर किसी के पास हैं और वो रेजिडेंट यहाँ का है, उसने अपने वेल्थ में डिक्लेयर किए हैं, उस पे उन्होंने कह दिया कि जनाब मार्केट वैल्यू पे उसको चलिए ये गरीबों के लिए तो नहीं था ना, कहा यह जाए कि जो कमा रहे हैं उन्हीं के लिए था। नहीं देखिए नेता, इसमें गरीब और अमीर की बात नहीं है। इसमें बात यह है कि एक आदमी अगर टैक्स पेयर है आप उसी को टैक्स किए जा रहे हैं ना। मैंने अगर 50 साल में प्रॉपर्टीज अपनी बनाई, 4 प्रॉपर्टीज बनाई हैं अपनी, और मैंने सेविंग से बनाई है, टैक्स सेविंग से बनाई है, तो वाई शुड आई पे फर्दर टैक्स ऑन दैट। मैं अगर ये बेचूंगा प्रॉपर्टीज, कैपिटल गेन टैक्स तो है ना मेरे पास। तो ये देखिए ये वो चीज़ें हैं जो एक टैक्स पेयर को डिस्करेज करती हैं एक कंप्लायंट टैक्स पेयर बनने से।
ये मैं पहले मैं आपसे ये डिफरेंस भी पूछूंगी टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर को हाँ, क्या बिल्कुल। अब जो है वो डिफरेंस रह गया है। लेकिन मैं जुबैर साहब से पूछना चाहूंगी, जुबैर साहब एक तो जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सऊदी अरब के हवाले से बात करें तो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी में स्पेसिफिक आती है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये? और दूसरा ये कि गवादर पोर्ट भी सामने है, सब कितना ये जो है वो फ्रूटफुल होगा पाकिस्तान के लिए? ये बहुत अहम होगी क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में रिसेंट हिस्ट्री में सी पैक के अलावा कहीं से नहीं आई। सी पैक में ज़रूर जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, और उसके बाद रिफाइनरी में चाइनीज़ ने भी प्लान किया था, लेकिन वो उसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया नहीं। और सऊदी अरब को क्योंकि रिफाइनरीज़ का बहुत बड़ा तजर्बा है, उनके अपने मुल्क में उन्होंने बहुत सारी रिफाइनरीज़ लगाई हुई हैं, तो मैं समझता हूँ वो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। रिफाइनरी से आपकी जो भी Import है प्रोडक्ट सर, जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, फिर आप इसमें से कई चीज़ें जो हैं इसकी डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट जो है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये एक पूरी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। सेंस कि आप हाँ, बिजनेस और फर्दर बना लेंगे। नहीं, उसमें ना मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट तो हम रिफाइन ऑयल लेते हैं, अभी तो हमारा एक सीधा सीधा फॉरेक्स एक्सचेंज जा रहा है और हम रिफाइन ऑयल ले रहे हैं। नहीं, रिफाइन भी लेते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी कुछ crude रिफाइनरी भी, से भी हाँ। आता है, लोकल रिफाइनरी लेकिन वो है तो सर कराची बिल्कुल, में। अगर 100 आउट ऑफ 10% वहां से आता है तो 90% इम्पोर्ट होता है ना, ये भी तो है ना। 99 से भी मेरा आता ख्याल है 70% के करीब होता है। हाँ। बाकी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, जैसे इसमें पार्को है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, नंबर 1 है, जो अबू धाबी और पाकिस्तान का एक जॉइंट वेंचर है, मुल्तान के करीब लगी हुई है, वो सबसे बड़ी रिफाइनरी है। फिर उसके बाद कराची में नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है। फिर उसके बाद पिंडी के पास जो है वहाँ पे जो एक रिफाइनरी है। फिर कराची के पास भी एक जो रिफाइनरी है वो गालिबन उसका नाम भूल रहा हूँ, वो प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है, जो नेशनल हाईवे के ऊपर किसी जगह पे है। तो ये Right. सारी रिफाइनरीज हैं। तो चलें जी जुबैर साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक के जाने चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, रेहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ जुबैर साहब भी मौजूद हैं और बात आईएमएफ के हवाले से हो रही है। तो मैं जुबैर साहब से पूछना चाहूँगी, जुबैर साहब आईएमएफ के हवाले से क्या कहेंगे? कंडीशंस जो हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हों या फिर अभी फर्दर कोई टैरिफ्स इंक्रीज करने पे हो, किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी जिससे रिलीफ भी रहे और साथ साथ जो है वो मकसद भी अचीव हो जाए? देखिए, आईएमएफ जो है वो तजावीज़ दे रही है कि जो हमारे ही हक में है, अगरचे ये ज़रूर है कि बाज़ जगह में महंगाई होगी, वो आईएमएफ की सबसे पहली कंडीशन है, वो कहते हैं कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो सही नहीं है। आपने एक एक्सचेंज रेट रखा है 227 रुपये का डॉलर, जबकि ओपन मार्केट के अंदर, फ्री मार्केट के अंदर 260 रुपये या 270 रुपए के करीब है। इसके ऊपर तो काम हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा काम है तो कि हो नहीं, अब अब काम देखना होने है में इसको वक्त, सीरियसली। देखिए काम हो रहा है, इस पर जल्दी फैसला करने की ज़रूरत है। आप फैसला कीजिए, आपको आईएमएफ से जो ट्रांस मिल जाएगी, आपकी सारी मुसीबतें हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन हुकूमत फैसला करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा रही है। उन हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर जो भी फैसला करना है, आज करें, कल करें, इस हफ्ते के अंदर करें, ताकि एलसीज का जो एक इशू है अच्छा, वो सब दूसरी sort बात मैं out उस हो पर जाए। भी आता हूँ। अभी पहली बात तो ये उनका ये मुतालबा है कि आप एक्सचेंज रेट को जो है मार्केट बेस करें, और जो आप जिस तरह से कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट चला रहे हैं ठीक नहीं है। फ्री फ्लोट छोड़ हाँ, दें। फ्री फ्लोट छोड़ दें, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ सही कह रहे हैं, जो आईएमएफ कह रही है सही। दूसरा उन्होंने कहा कि जी आप सर्कुलर डेट को कम करें, वो भी जी। सही कह रहे हैं, सर्कुलर डेट कम होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि आपकी गैस और बिजली के रेट बढ़ने चाहिए, तो वो हुकूमत ने आज तो बढ़ा दिया है। आज ओगरा ने अनाउंस कर दिया है कि अप टू 74% गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, और उसके लिए उन्होंने हुकूमत को टाइम दिया ओगरा ने कि या तो आप 40 दिन के अंदर से इम्प्लीमेंट करें, अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उस गैस की भी देखिए, गैस जो है पाकिस्तान में बहुत सस्ती है, दुनिया से कंपेयर करें तो गैस पाकिस्तान में बहुत सस्ती है। और ये जो उन्होंने कहा 74%, 74 भी उन्होंने सबको नहीं कहा है, कोई ख़ास जो है, वरना एवरेज जो है 50% के करीब गैस की कीमत चलो, बढ़ानी वो है। फिर एक अलग तो सवाल बढ़ाएं। होगा कि वो गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो गैस भी अभी थोड़ी सी लोड शेडिंग हो रही है, तो क्या वो होगी या नहीं होगी वो भी देखा देखें, जाएगा। लोड शेडिंग मेरा ख्याल है कम होगी। और दूसरा ये कि और आरएलएनजी जो है, एलएनजी को इंपोर्ट कर सकेंगे। अगर आप कहेंगे कि 1000 रुपये गैस का रेट है और एलएनजी जो आ रही है वो 4000 रुपये की है, तो 4000 रुपये की गैस को आप 1000 रुपये की गैस के साथ थोड़ी बेच सकते हाँ, हैं। ये बिल्कुल। तभी होगा कि 1000 रुपये वाली गैस जो है, इसको आप बढ़ा के 2-2500 रुपये के ऊपर लेकर आएँ, और उसके बाद इसी तरह से फिर एक एवरेज बास्केट प्राइस करें, तब ये चलेगी, तब एलएनजी भी बाहर से आ सकती है। और एलएनजी बदकिस्मती से महंगी इसलिए हो गई कि यूरोप में जब से यूक्रेन वॉर हुई तो रशिया ने सप्लाई गैस की उनको बंद कर दी, और उन्होंने सारी गैस कतर से मंगानी शुरू की, और फिर बैनुल अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत बहुत बढ़ गई। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है, नंबर 1 कि ये जो एक्सचेंज रेट है
इसको मार्केट बेस के ऊपर करें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पाबंदी लगाई है एलसीज खोलने पे और सनतें बंद हो रही हैं, कई सनतें बंद हो गई हैं और बाकी जनवरी और कुछ फरवरी, हॉल्ट पे चले गई हैं, कुछ देखिए जनवरी और फरवरी में हज़ारों फैक्ट्रियां बंद होंगी, लाखों लोग बेरोजगार होंगे। अगर हुकूमत का कोई आदमी मेरी बात सुन रहा है तो मैं उनसे कहता हूँ Right. खुदारा आप जो है एलसीज खोलने दें, रॉ मटेरियल की, आप फिनिश गुड्स को ना मंगाने दें। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं जी एक्सचेंज नहीं है। भाई आपके पास $5 अरब तो हर महीने आ रहे हैं ना, आपके पास रेमिटेंस से और एक्सपोर्ट से मिला के $5 बिलियन। आप समझते हैं कि जो पहला आपने पॉइंट कहा है करेंसी के हवाले से कि अगर डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ दिया जाए, रुपी को, तो ये एक जो रेट बनेगा उसका इम्पैक्ट जो है वो सही रहेगा, उससे जो ये इश्यूज क्रिएट हो रहे थोड़ी हैं सी वो महंगाई होगी, थोड़ी सी लेकिन महंगाई होगी, उससे ये जो एक इश्यूज हो रहे हैं जैसे ग्रे चैनल्स लोग यूज कर रहे हैं रेमिटेंसेस के लिए जी, भी, जी। वो भी खत्म हो वो जाएगा। खत्म हो जाए। देखिए ना, अब इस वक्त सारे लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में हैं, वो सब लोग जो हैं वो हवाला हुंडी से पैसे भेज रहे हैं। और एक्सपोर्टर्स जो है पाकिस्तानी, उन्होंने भी माशाल्लाह जो है अपनी सारी रेमिटेंस को बाहर रोक दिया। वो कह रहे हैं जी कि डॉलर जो है वो फर्दर रुपी डिवैल्यू होगा और इसी वजह से जो है Right. ये उनको अगर आज आप फ्री करेंगे, एक्सपोर्टर ने जो $2-3 अरब रोके हुए बाहर, वो आपके 1 महीने में वापस आ जाएंगे। वेल हमें अभी ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले ये बताइए कि जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई है कितनी इंपॉर्टेंट थी ये? पाकिस्तान का जो एक मैसेज है वो पूरी दुनिया ने सुना और पूरी दुनिया ने समझा, और समझने के बाद जो प्लेज हुआ है अमाउंट, वो भी कितना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल होगा? आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और जो एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान, उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया है। और इस रिस्पांस की आई थिंक क्वालिटी भी जो है वो काफी बेहतर यूं है कि इसमें मल्टीलेटरल एजेंसीज की ज्यादा कमिटमेंट्स हैं। जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, AIIB है और सऊदी गवर्नमेंट है और बाकी दूसरी भी जो गवर्नमेंट है। तो इसकी जो है वो इसको रियलिटी में जो है वो कन्वर्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इसका मतलब ये है कि लोग ये है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की तकलीफ को वो महसूस किया उन्होंने, और ये बहुत अच्छी जो है वो कमिटमेंट्स जो है वो आई है। तो उससे आई बिलीव कि जनरली एक सेंटिमेंट में अबाउट पाकिस्तान जो है कि पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। राइट। अच्छा सर, एक और चीज़ ये कि सऊदी अरब के हवाले से भी इन्वेस्टमेंट आने का हो रहा है, तो वो भी कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए? व्हाट डू यू थिंक कि ये इन हालात में अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आती है, वो भी कितनी गेम चेंजर साबित हो सकती है? आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट जिसकी बात हो रही है, या अगर वो रिफाइनरी वगैरह की बात होती है, तो ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। पाकिस्तान को की जो जरूरत है वो इमीडिएट सपोर्ट की जरूरत है, और वो इमीडिएट इनको फॉरेन एक्सचेंज अगर ये आता है तो हम जो इस टाइट पोजीशन में है, इस टाइट पोजीशन से जो है वो निकलने में मददगार। तो ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी साइड पे, कि पाकिस्तानी साइड उनको कैसी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रपोज करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान उनके लिए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स जो हैं इमीडिएटली करे, तो उनको उसके इमीडिएट डॉलर्स जो है वो आ सकते हैं। और सऊदीज एंड UAE के इन्वेस्टर्स और ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट को बहुत अच्छा जानते हैं। तो उनको हम जिस तरह ये बंडल आइलैंड है या रावी अर्बन फ्रंट है या इस्लामाबाद के अंदर जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से आइडेंटिफाई करके बड़ा चंक ऑफ लैंड जो है उनको ऑफर किया जाए और उनसे उस लैंड की जो है वो वैल्यू ली जाए और फिर बाद में डेवलपमेंट में उनके साथ पार्टनरशिप हो। तो ये एक इमीडिएट डॉलर इनफ्लो का बाइस जो है वो बन सकता है। और फिर जो बाकी जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है वो भी साथ साथ हो, लेकिन आई थिंक प्रायोरिटी इनको ऐसे इन्वेस्टमेंट की देनी चाहिए कि जिससे इमीडिएट जो है वो उनको डॉलर्स जो है वो रेज हो सके।
राइट, ये तो बड़ी बात है। वैसे ही इमीडिएट सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, इंस्टेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं, काफ़ी अनपॉपुलर डिसीजंस भी लिए गए हैं। सर क्या समझते हैं आप, एलसीज का इशू है एक जिसके ऊपर थोड़ी आपकी नज़रें आनी चाहिए, और दूसरा ये कि करेंसी रेट के हवाले से क्या आप समझते हैं कि थोड़ा सा ये भी एक पॉइंट आउट किया है, काफ़ी बिजनेस कम्युनिटी भी इसके बारे में कह रही है कि करेंसी रेट को जो IMF की कंडीशनैलिटी भी है ऑलरेडी कि फ्री फ्लोट छोड़ दिया जाए, और इसका फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी इजहार किया है कि इसको देखा जा रहा है। क्या समझते हैं आप, इसके ऊपर कितने जल्दी काम होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ, और अभी हमारी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का डेलीगेशन जो है वो लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और अदर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जो है वो मीटिंग हुई थी। उसमें तो जो इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इंपोर्ट को कंटेन करने की, कम करने की, उस पॉलिसी को जो है वो सपोर्ट करती है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। और इसके अंदर जो इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, प्रायोरिटी लिस्ट, और बाद में जो दूसरे का उन्होंने जो पॉलिसी दी है, मेरी खबर के मुताबिक गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी या स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को जो है वर्बल पॉलिसी ये दी है कि आप 3 सेक्टर यानी पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल, इनको प्रायोरिटी दें कि एलसी ओपनिंग को, और बाकी का जो है वो 60-70% ऑफ लास्ट ईयर्स जो है वो कोटा दें। उसमें जो एलोकेशन ऑफ कोटा है 60-70% का, वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के साथ नहीं है, तो इसकी वजह से इतना अनरेस्ट जो है वो महसूस हो रहा है। तो ये नहीं है कि 100% कोई एलसीज नहीं खुल रही है, एलसीज जो है वो खुल रही है, लेकिन बैंक्स जो है ज़ाहिर है जितना हमको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की एक्सपेक्टेशन है उसी हद तक वो एलसीज जो है वो ओपन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पॉलिसी तो ठीक है कि पिछले साल के मुकाबले में 65-70% जो है वो एलसी खोले प्राइवेट सेक्टर, लेकिन उनको पहले से पता हो कि उनको इतना परसेंट कम करना है, और ये उसका मंथली कोटा इस तरह होगा, और वो एलोकेशन जो अच्छी तरीके से करे। ये तो एक बात हुई। जो दूसरी बात है कि जो रुपी डॉलर पैरिटी है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त इंटर बैंक की जो पोजीशन है और इसमें इसको यहाँ मैनेज हो रहा है, वो मैं समझता हूँ मेरे नज़र में सही पॉलिसी है। क्योंकि अक्सर ये लोग ये कहते हैं कि ओपन मार्केट जो है, ये ओपन मार्केट में अगर ये बढ़ाएंगे तो वो ओपन मार्केट और बढ़ जाएगी जी। तो ये इसका जो है सोल्यूशन ये नहीं होगा कि हम जो है वो उसको ओपन कर दें और डॉलर की वैल्यू जो है वो 228-229 से जो है वो 260-70-80 हो जाए, तो वो ओपन मार्केट 300 रुपये हो जाए, 300 रुपये डॉलर का रेट हो जाएगा। तो उसको किस तरह, क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ जो डिमांड है उसको स्टडी करना होगा, देखना होगा कि वो किस तरह के, एक तो जो है वो ट्रैवलर्स की डिमांड है, एक इन्वेस्टर्स की डिमांड है, एक स्मगलिंग और अंडर इन्वेस्टिंग की तो सर डिमांड आप है। समझते हैं कि सबको एक वैल्यू रेट दे दिया जाए कि एक्सपोर्टर्स के लिए ये रेट होना चाहिए? ये जो इस तरीके से है, सिर्फ ये करना चाहिए कि ओपन मार्केट में अभी डॉलर के रेट में उन्होंने एक्सचेंज कंपनीज को ये क्या हुआ है कि वो सिर्फ 232 और 235 का रेट कोट कर सकते हैं। तो इस वजह से वहाँ कुछ ट्रेडिंग होता है और सारा वो ग्रे मार्केट में होता है, जो थर्ड मार्केट। एक मार्केट है इंटरबैंक, दूसरी मार्केट है ये एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट, और तीसरी है ग्रे मार्केट। तो ग्रे मार्केट को जो है वो मैनेज करना है। जहाँ तक कि IMF का ताल्लुक है, तो मार्केट तो हमेशा से रही है, इंटरबैंक मार्केट भी हमेशा से रहा और एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट भी हमेशा से रही है। डिफरेंस जो है दोनों में कभी 2 रुपये होता है, कभी 5 रुपये होता है, कभी 20 रुपये है। तो वो चीज को अगर छोड़ेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेज हो जाएगा, और पहले से ही आवाम जो है वो इन्फ्लेशन के बोझ के तले दबी हुई है, और ये अगर ऐसा होगा तो और ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, जो मैं समझता हूँ कि अनबेरेबल होगा और पॉलिटिकली डिजास्टर होगा फॉर द गवर्नमेंट। राइट। चले आरिफ हबीब साहब, टाइम थोड़ा कम है लेकिन बड़ा वेल डिटेल आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आज हमने देखा कि एलसीज के हवाले से बात हो रही है। ज़ुबैर साहब भी मौजूद हैं, रेहान जाफरी भी मौजूद हैं। मैं रेहान साहब से भी पूछना चाहूँगी, लेकिन मुझे ज़ुबैर साहब एक चीज़ बता दें, जो अभी आरिफ साहब ने आपके जो कॉमेंट था उसको तो उन्होंने हटा दिया कि उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, तो सोल्यूशन क्या है सर? मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि उससे इन्फ्लेशन होगा। हाँ, कि अगर सोल्यूशन वही तो फ्री एग्जैक्टली फ्लोट किया जाए। देखिए,
₹227 भी एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करके ना तो मामला सही चलेंगे नहीं। आप सनतों को खाम माल मंगवाने नहीं दे रहे, सनतें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगी, हज़ारों नहीं लाखों लोग बेरोज़गार होंगे। मेरी राय इसमें बिल्कुल यही है कि इसका कोई हल होना चाहिए। अभी आप कुछ भी है, बीच का रास्ता निकला IMF है। से भी लड़ाई कर रहे हैं और वो भी जो है आप उनके साथ तय नहीं कर रहे। जब तक आप IMF से तय नहीं करेंगे हुकूमत के मामला सही नहीं चलेंगे। उन्हें चाहिए उनके साथ कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। जी। अच्छा, टोटली फ्री मार्केट ना सही, इन बिटवीन कहीं ऐसा रास्ता एग्जैक्टली वो जो मैंने कहा कि कोई रेट डिसाइड कर दिया जाए जी, इम्पोर्टर जी। एक्सपोर्टर्स के लिए तो वो जी। ज़्यादा होगा। चलिए मैं रेहान साहब से पूछना चाहूँगी। रेहान साहब, टैक्स पेयर्स के हवाले से बात हो रही थी, प्रिविलेजेस क्या होते हैं टैक्स पेयर्स के लिए जो कि नॉन फाइलर है उसको देख के अट्रैक्ट नहीं होते, जेलिस नहीं होते कि भाई हमें भी ये चाहिए, और टैक्स पेयर तो बड़े फ्लरिश हो रहे हैं, बड़ा फ़ायदा हो रहा है उनको टैक्स पे करके। देखिए अभी करंटली तो इस ऑर्डिनेंस में फाइलर और नॉन फाइलर के लिए सिर्फ एक ही प्रिविलेज है फाइलर के लिए कि उसके जो विजुअलिंग टैक्स के रेट हैं वो नॉन फाइलर से कम है, ठीक है, यानी कि हाफ है। लेकिन ये बेसिकली हल नहीं है इस चीज़ का। जो टैक्स फाइलर है आपके पास, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको अर्ज किया था, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए पहली तो बात की। दूसरे उनको एक वो दे शुड फील हाई अप कि हाँ जी मैं इस मुल्क का टैक्स पेयर हूँ। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मैंने अभी बताई थी आपको। वही जैसे मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, ठीक है, एयरपोर्ट पे सिटी बैंक है, दूसरे बैंक से उनके प्रिविलेज लाउंज बने हुए हैं, टैक्स पेयर का प्रिविलेज लाउंज क्यों नहीं है वहाँ पर? टैक्स पेयर का प्रिविलेज लाउंज इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि मैं एक फाइलर हूँ। देखें टैक्स पेयर की लिस्ट जो होती है हर साल मार्च में ये टैक्स पेयर की लिस्ट निकालते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट निकालते हैं, वो तो नेट पे मौजूद है। एक क्लिक पे आपको सीरियसली डालना पता चलेगा फाइलर है नॉन फाइलर है। तो ये प्रिविलेजेस इस किस्म के छोटे छोटे CNIC की फीस है, रिन्यूअल की फीस है, उसमें आप टैक्स पेयर को प्रिविलेज दें ना, वेव कर दें। पासपोर्ट की फीस है, उसमें आप टैक्स पेयर का जो फाइलर है उसके लिए एक सेपरेट लाउंज बनाएं कि भाई ये फाइलर के लिए हाँ, इसकी इस इसकी बूथ फीस पे आ है। जाएं ये हाँ, फिर। ये दुनिया में ये जो इंसेंटिव्स होते हैं दुनिया में हर जगह दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में जो टैक्स पेयर है, आई एम सॉरी टू से, उसका सिर्फ खून चूसा जाता है और वो मुस्तकिल जो है एक्सक्यूज किए जा रहे हैं, नए नए टैक्स। फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही सोल्यूशन बनता है कि क्योंकि टैक्स पेयर तो खुद से ऑनेस्ट है, वो इसलिए टैक्स दे रहा है। देखिए, एक तो सैलरीड क्लास दे रही है, एक टैक्स पेयर खुद टैक्स दे रहा है, चुरा नहीं रहा अपना टैक्स। तो बाकी इनडायरेक्ट वालों के लिए क्या आपका मशवरा है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन देखिए सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ाता है आपका। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने टैक्स यानी ऑफिशियल्स हैं वो ये काम क्यों नहीं करते कि वो आज से इस बात पे लग जाएं, छोड़ दें ऑडिट करना, छोड़ दें मॉनिटरिंग करना, वो तो ऑटोमेटिकली टैक्स पर खुद करके दे रहा है उनको। मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो आज से ये काम क्यों नहीं करते कि जो नॉन फाइलर उनके रिकॉर्ड में मौजूद है उनको फाइलर बना लें। आज मैं टारगेट देता हूँ FBR को कि आज अगर मैं बैठा हूँ जनवरी के महीने में, अगले साल जनवरी में मुझे बता दें कि टैक्स ऑफिसर ने कितने फाइलर बनाए। अच्छा, आप प्रिविलेज के हवाले से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी मैं आऊँगी, मैं दूसरा सेगमेंट लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप ये बताएं कि कैटेगोरिकली इनको डिवाइड करने की ज़रूरत है और कितनी कैटेगरीज डिवाइड होंगी जो कि टैक्स पेयर नहीं है, और इलाके वाइज इनका टैक्स होना चाहिए, ये मैं ज़रा जानना चाहूँगी। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,80,900 रुपीज़, गोल्ड पर टाइम 1,55,100 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $1,883.34, ऑयल WTI पर बैरल $75.24, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $80.39। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 245.02, selling was 245.56. UK pound buying रही 276.92, selling was 277.53. US dollar buying रही 227.85, selling was 228.35. Chinese yuan buying रही 33.75, selling was 33.82. Nextly, Saudi Riyal buying रही 60.76, selling was 60.89. UAE Dirham buying at 62.48, selling was 62.61. Kuwaiti Dinar buying रही 745.95, selling was 747.59. And lastly, Qatari Riyal 62.6 पे बाइंग रही, 62.73 पे सेलिंग रही। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। आज इंटरनेशनली ऑयल प्राइस माइनर से जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेहान साहब भी मौजूद हैं और जुबैर साहब भी। रेहान साहब इसे कंटिन्यू कीजिए। तो मैं कह रहा था, देखिए प्रिविलेज के जहाँ ताल्लुक है, आप इंसेंटिव टैक्स पेयर को जो है वो फाइलर को या टैक्स पेयर को इंसेंटिव देना चाहिए। ट्रैवलिंग में रिबेट्स दे दें, आप जो नॉर्मल आपकी डे टू डे अफेयर्स की जो यानी बिल्स हैं उसमें आप रिबेट दे दें।
आप उसको कोई तो ऐसा एक फीलिंग दें कि हाँ जी आप एक टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के, और आप एक जो है ना एक अच्छे शहरी के तौर पर, एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर जो है ना समझे जाते हैं। यहाँ तो मसला ये है कि यहाँ तो नॉन फाइलर हो या फाइलर हो, वो सभी एक ही कश्ती में सवार हैं और उनके साथ एक ही जैसा सलूक किया जाता है। बल्कि मेरा ख्याल ये है कि जो फाइलर है उनके साथ ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। नॉन फाइलर का तो पता ही नहीं है उनको कि वो बेसिकली है कहाँ, बस वो तो सिर्फ डबल टैक्स आ जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जैसे डिस्कशन सजेशन सर, सजेशन की तरफ आएगा। सजेशन का ये है कि देखें, अब आप जैसे अब ये भी कर सकते हैं, जैसे डिस्कशन हो रहा था कि आप जो सेक्टोरियल वाइज इसको डिवाइड कर दें टैक्स उसको एरियाज़ को, कि जो आप समझते हैं जो बहुत लोअर क्लास एरिया है वहाँ पर आप टैक्स रेट्स कम कर दें, या जहाँ पे बहुत हाई क्लास एरिया वहाँ पे आप टैक्स रेट उसके हिसाब से। लेकिन इनकम पैरिटी को देखते हुए ये देखिए टैक्सेशन जो मेजर है ना वो बेसिकली इनकम पे है। अभी जो ये टैक्सेशन लेकर आए जैसे वेल्थ पे लगा दिया उन्होंने, तो वो भी मसला ये है कि वो ऑलरेडी जो लोग टैक्स नेट में मौजूद हैं, जो सेविंग मनी से कमाए हुए, उसको आप मजीद टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। दिस इज़ द पॉइंट। ये आप थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी गवर्नमेंट से बिहार से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस साल का जो बजट आएगा उसमें जो भी हमारी बार एसोसिएशन भी प्रपोजल्स दे रही है बहुत सारी। दूसरी बात ये जो ओवर एंड अबव कि टैक्स पेयर्स की अकाउंटेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। टैक्स पे की अकाउंटेबिलिटी, आई मीन टैक्स कलेक्टर की अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। टैक्स कलेक्टर की अकाउंटेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ये भी होनी चाहिए। वेल ज़ुबैर साहब, आप भी यकीनन अग्री करेंगे, काफ़ी इन्होंने डिटेल बताया है। लेकिन एक चीज़ जो कि मिसिंग है वो ये है कि नॉन फाइलर्स को भी फर्दर टैक्सेशन सिस्टम में और लाना है, कैसे लाना है, ये भी एक सवालिया निशान है कि हम कैटेगरीज बना दें या उनके कलेक्टर्स को देख लें, लेकिन फिर भी एक सवालिया निशान है। नॉन फाइलर्स जो है ना, हाँ। उनको बाज़ जगह पे इतनी सख्ती की जाए कि वो मजबूर हो जाए। मिसाल के तौर पर जैसे गाड़ी नहीं ले सकते, गाड़ी नहीं ले सकता, उसको ये नहीं कहें कि जी आप इतने % ज़्यादा टैक्स देते हैं, आप ले ही नहीं सकते। नंबर एक। नंबर दो ये है वो पुरानी ले लेते फॉरेन हैं, ट्रैवल, मसला ही होता है। आप पुरानी ले ले, फॉरेन ट्रैवल करना है ना, उसके लिए मुश्किल कर दे। भाई आपके पास एनटीएन नहीं है, आप नहीं जा सकते। वो कहेगा जी 10,000 रुपये ले लो, 20,000, 25,000, बोलो नहीं, आप जाओ पहले रिटर्न फाइल करो। यहाँ FBR का आदमी एयरपोर्ट पे बैठा हो, जिसको आपने फ़्लाइट से रोक रहे हैं, उसको वहीं पे फाइलर बना के उसके अंगूठे सब लगवाएं और फिर उसके बाद ऐसे नहीं तो ऐसे सही। वेल ज़ुबैर साहब, आपको एक बात से मैं एग्री करूंगा जो जाफरी साहब ने कहा, वो ये है कि जो टैक्स कलेक्टर है ना, उसका रवैया टैक्स पेयर के साथ अच्छा नहीं है जी। वो ज़रा सा भी अच्छा रवैया नहीं रखता है। अगर उसके पास उसको गलत नोटिस भेजता है, वो नोटिस आगे जाके ख़त्म हो जाते हैं, तो उसकी भी कोई सज़ा होनी चाहिए कि जो टैक्स कलेक्टर है वही इन्होंने कहा कि उस पे चेक एंड बैलेंस लोगों होना को चाहिए। तंग करने के लिए नोटिस जारी करते हैं, उनका भी कोई ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए कि जिस आदमी ने 10 नोटिस जारी किए और 10 में से 10 के 10 या 10 में से 9 जो थे वो आगे जाके ख़त्म हो गए, तो उसको पेनल्टी करनी चाहिए, उसकी तरक्की रोकनी चाहिए। Exactly. राइट, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ज़ुबैर साहब प्लीज़, मैं चाहूँगी कि टॉपिक के ऊपर आ जाएं क्योंकि हम लास्ट मिनट से प्रोग्राम के जनेवा के हवाले से मैं अगेन पूछना चाहूँगी कि हमारे साथ ये जो अभी एक कॉन्फ्रेंस हो गई और हमारा मैसेज भी पूरी दुनिया को चला गया, आप क्या समझते हैं, क्या हर साल अगर कोई ऐसा सैलाब अल्लाह ना करे आ जाए और गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारी तैयारी होगी? क्या हम ऐसे ही लोगों को बताते रहेंगे? इसका क्यों एक कोई लॉस एंड डैमेज फंड ही जब हर दुनिया में कंट्री में इकट्ठा किया जा रहा है, तो जिस कंट्री पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है उसको हर साल बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी मैसेज के आराम से क्यों नहीं दे दिया जाता? देखिए, आपने सही कहा कि इससे अच्छा ये बेहतर ये है कि कोई इंटरनेशनल फंड बनाया जाए, नॉट फॉर पाकिस्तान, जो भी कंट्री है, एवरी कंट्री के आप जिसको ज़्यादा मुतासर हुआ उसको इमदाद की जाए। और पाकिस्तान को चाहिए कि इस सैलाब से कोई थोड़ा सबक हासिल करे कि इसमें कैसे बचा जा सकता है। यहाँ जैसे ही बारिश आ रही है, फोरकास्ट देखें, लोगों को मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरिया में स्वात, इधर आपने देखा बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं पानी के अंदर बह गई जी, होटल्स बह गए, होटल बह गए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हुकूमत को कोई ऐसा इकदाम करना चाहिए कि इस तरह की तबाही दोबारा ना आए। और हुकूमत ने भी, और इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हर सूबे की भी है, उनको भी काफ़ी जो है सीखने को मिला होगा कि उसके मुताबिक जो है आइंदा साल के लिए तैयारी करें। खुदा न खास्ता कभी दोबारा सैलाब आता है तो उससे पहले इकदाम किए जाएँ, बजाय इसके कोई तबाही लेकर आए और उसके बाद जानों का नुकसान हो। अच्छा, बहुत सी आबादी हमने देखा है कि अभी तक खुले आसमान के तले बैठी है, तो ये तो ज़रूरी है कि उनके लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। वो वाकई बेचारे, मैं उनके लिए दुख महसूस करता हूँ कि वो लोग खुले आसमान में
बैठे हुए हैं, यहाँ एक चारपाई है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और सर्दी भी है। फिर आप देखें कि इस ये वक्त शदीद सर्दी है। जनवरी का महीना है, रात को शदीद सर्दी होती है, वो बेचारे ना उनके पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल है ना कुछ है, हुकूमत भी कुछ नहीं करती और पब्लिक ने भी खास काम नहीं किया। सर इतना तो कर दिया, अब अगर इतनी आबादी अगर खुले आसमान के नीचे बैठ जाएगी तो क्या होगा? फिर ऊपर से इतनी इन्फ्लेशन है, आप समझते हैं कि जितनी जल्दी इंटरनेशनली ये हेल्प आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा? इंटरनेशनली जो हेल्प आ रही है इसमें से कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कैश आने हैं अभी इनमें बाज़ मुल्कों ने कहा कि वो कैश देंगे, वो कैश देते ना उनके ज़रिए फ़ौरन कोई चीज़ें ख़रीद ली जाएँ जो इनमें बांटी जा सके, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ पानी आज भी खड़ा है वहाँ से पानी कैसे निकाला जाए, वहाँ पे सड़कें कैसे बहाल की जाएं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि बाज़ ममालिक ने कहा है वो कैश डोनेशन देंगे। अब वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम है कि उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, और हुकूमत को भी चाहिए कि इंतहाई एहतियात के साथ करे, क्योंकि हमारा बुनियादी तौर पर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि जब ऐसी इमदाद आती है उसको मिसयूज़ भी किया जाता है, तो उससे बचा जाए ताकि लोगों को हमारे ऊपर एतमाद पैदा हो। एग्जैक्टली और एतमाद होगा तो फिर ट्रस्ट होगा तो दुनिया में हमारा नाम होगा। रेहान साहब लास्ट मिनट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी अगेन पाकिस्तान के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से और ख़ासकर IMF के हवाले से जो कंडीशंस हैं उनके जो है वो लास्ट नोट दें। नहीं देखिए, मैं फिर वही बात है, जहाँ तक IMF की ट्रेंड का ताल्लुक है या फंडिंग का ताल्लुक है या डोनेशन आते हैं, डोनर्स जो भी हैं बाहर से जो भी आते हैं, IMF हो या डिफरेंट इदारे हों फंडिंग हो, बात यह है कि देखें हर चीज़ का जो भी, जैसे जुबैर साहब ने कहा ना, जो भी फंडिंग आती है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर, उसकी यूटिलाइजेशन वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। गवर्नमेंट के जो हमारे इदारे हैं, कोई भी इदारा हो, खा वो प्रोविंशियल हो खा वो फेडरल हो, उनको एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है ना, यहाँ तो फंडिंग आती है पता नहीं चलता फंडिंग गई कहाँ, और वन फाइन डे जब ऑडिट होता है तो पता चलता है जी फंडिंग तो आई थी, आई डोंट नो कहाँ इस्तेमाल हो गई, और वो इस्तेमाल हुई भी होती है पेपर्स में, और नजर आता है जब उस जगह जाके देखें तो मैदान होता है। लेकिन अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ताकि हमारे ट्रस्ट। मैंने शुरू में इसलिए कहा था कि आपको जो फंडिंग दे रहा है वो खुद मॉनिटर करे इसको कि फंडिंग जा कहाँ रही है। जी वेल, थैंक यू सो मच। रेहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुबैर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जेनेवा के हवाले से, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑब्वियसली ये हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी एक एग्ज़ाम होगा ये, या फिर हम बोलेंगे ना कि एक इम्तहान चल रहा है, इसलिए भी कि ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, और ख़ासकर अगर पाकिस्तान के पास ये फ्लड दोबारा आ जाता है तो उसके लिए क्या इकदाम होते हैं, तो ये भी हमें करने की ज़रूरत है। आज के दिन हमने डिस्कशन की, सोल्यूशंस की तरफ गए और ख़ासकर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस किया। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।